सेल स्ट्रक्चर के पार्ट 4 में आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने मॉडल के बारे में बताया था। इनके 3 मॉडल्स हैं। एक मॉडल इसका जो सबसे रिसेंट मॉडल है, एक्यूरेट मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो दैट वाज द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस मॉडल के बारे में कि क्या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने बताया। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। उसमें आपको दिखाया गया था कि प्रोटीन की बाइलेयर थी, अपर एंड इनर और लोअर, और बीच में बाइलेयर फास्फोलिपिड थी। अब उसमें हमको ये देखना है क्या परसेंटेज है इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का और फास्फोलिपिड का। फास्फोलिपिड में आप जानते हैं कि 2 पोर्शन होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक हाइड्रोफोबिक भाग होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक भाग होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीजें आपको उसमें ग्लाइकोकाइलिक्स बनाई गई थी, एक फाइबर के आकार की जो कि प्रोटीन से जुड़ी हुई थी। दैट वाज द ग्लाइकोकाइलिक्स एंड दैट इज ओलिगोसैकेराइड। दैट इज ओलिगोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन on the basis of their percentage of composition of protein, that is 52%, roundabout 52%, phospholipid 40% and carbohydrate 8%। ये होगा जब केमिकल कंपोजिशन देखा गया। तो केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन जो है 52% मेजर किया गया, लिपिड जो है 40% और कार्बोहाइड्रेट 8%। मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लाइकोलिपिड एंड द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकाइलिक्स। अभी उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन हम बताएंगे कि वह जो है एक मेम्ब्रेन के दूसरे मेम्ब्रेन के जंक्शन में काम देता है। अब प्रोटीन को हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, हमने आपको बताया कि वो अपर और लोअर दोनों है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटीन लेयर, क्योंकि आपने उसमें देखा था मॉडल में प्रोटीन की लेयर ऊपर थी, प्रोटीन की लेयर नीचे थी और बीच में फास्फोलिपिड की लेयर थी। तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इट इज कैटेगराइज्ड अंडर 2। फर्स्ट extrinsic protein and second intrinsic protein. Extrinsic protein it occurs outer and inner surface, ऊपर और नीचे। और इंट्रिंसिक जो है, कल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था, इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो कि फास्फोलिपिड में इंटर किया हुआ है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स दिस प्रोटीन इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड and on the lower side, or you can say on the upper side of phospholipid, on the lower side of the phospholipid. These are extrinsic, माने जो बाहर पाया जाए, जो बाहर पाया जाए। मैंने इसको लिख दिया है, it occurs on the outer and inner surface of bilipid layer। कल आपको इस तरह से बाइलिपिड लेयर बनाया गया था। इसके बाहर, ऊपर और नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको हम एक्सट्रिंसिक में कैटेगराइज करते हैं। ऑल पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि पेरिफेरी पर है, आउटर सरफेस पर है, इसलिए आप इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। ऑल पेरिफेरल प्रोटीन आर हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग। These are held to head group lipid. The inner layer is associated with cytoskeleton. In RBC of animals, the inner layer is associated with spectrin, ankyrin,
द मॉलिक्यूल्स फॉर्म नेटवर्क सपोर्टेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से इसका जो हेड पोर्शन है वह हेड पोर्शन साइटोस्केलेटन से, अगले लेक्चर में आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताएंगे, साइटोस्केलेटन से ये ज्वाइंट होता है, अटैच्ड होता है। एंड दिस प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, वाटर अट्रैक्टिंग प्रोटीन। नाउ सेकेंड, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोटीन, जो किसी के बीच में घुसा हुआ हो। क्योंकि जब ये प्रोटीन बनाई गई थी और ये लिपिड का मॉलिक्यूल था, तो इसमें जो है ये प्रोटीन जो है इंटर की थी, इंटीग्रेटेड थी। इंटीग्रेटेड मीन्स इंटर्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन द इनर पोर्शन, और लोअर से लेकर के अपर तक ये जुड़ा होता है। द एम्बेडेड, these proteins are embedded in lipid bilayer. These are called transmembrane biotopic protein. These are amphipathic. Amphipathic कहते हैं कि दो पोर्शन होते हैं इसके, एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है फास्फोलिपिड का, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये दोनों में जाता है, तो पाथ से बना हुआ है। एम्फी, एम्फी माने बोथ, दिस इज नोन एज एम्फीपैथिक प्रोटीन because they are lipid embedded part in hydrophobic while parts projecting from the surface of hydrophilic। इसको एम्फीपैथिक आप इसलिए कहते हैं कि यह प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक से लेकर के हाइड्रोफिलिक तक ये पूरा जो है एम्बेडेड होगा। सो इट इज नोन एज एम्फीपैथिक प्रोटीन। एम्फी मीन्स होता है बोथ। फंक्शन के, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हुआ, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब प्रोटीन को हम फंक्शन के आधार पर चार कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। चार कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज, तो यहां मैंने हेडिंग दिया है फंक्शनली प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप। फंक्शनली प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इट इज आल्सो नोन एज चैनल प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये एम्बेडेड है, चैनल बना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोटीन को आपने देखा था ये लोअर से अपर की तरफ गया था और ऊपर एक पोर आया था, एक चैनल बनाया इसने। अब जब इसने चैनल बनाया तो वह एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। लिख दिया है दीज आर कैरियर प्रोटीन which mediate the chemical exchange of specific ions molecules between intracellular and cytosol, extracellular and cyto। तो उसमें जो चैनल बना, जो ट्यूब लाइक चैनल बना, वो आयन और मॉलिक्यूल के एक्सचेंज का काम कर रहा है। अब एक्सचेंज का काम कहां से करता है? इंट्रासेलुलर माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर का है साइटोसॉल है, साइटोप्लाज्म है। ये दोनों में ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है ना? इसी आधार पर इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर, अब ये प्रोटीन जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को लेगा। अब जैसे आप सो रहे हैं, अब मच्छर ने काट लिया आपको, आप जगेंगे नहीं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन से हाथ वहां आ जाएगा मच्छर को मारने के लिए। इस प्रकार से ये फंक्शन जो है ये प्रोटीन करता है, क्योंकि टोटल जो है चाहे मस्कुलर हो चाहे जो भी हो, ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो व्हिच मीडिएट फ्लो ऑफ न्यूरोहार्मोनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम टू साइटोसॉल। अब जैसे आप सोए हुए हैं, किसी ने सुई चुभो दिया, आप सो रहे हैं, लेकिन यह इंफॉर्मेशन तुरंत ब्रेन को गई न्यूरॉन्स के द्वारा, और वहां से हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा फिर इंपल्स आ गया, आदेश आ गया, और आपने उस मच्छर को या उस जो अटैकिंग
एलिमेंट है, आपने उसको हटा दिया। तो इसलिए इसको रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता हो, उसको ब्रेन तक पहुंचाता हो और ब्रेन से वापस वो फिर उस अंग को आता है जहां से उसे रिएक्ट करना है। नेक्स्ट, अटैचमेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों स्ट्रक्चर को बाइंड करता है। दोनों स्ट्रक्चर को, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका साइटोसॉल है, तो यह प्रोटीन जो है ये दोनों को बाइंड करता है और अपनी पोजीशन पर बिल्कुल फिक्स किए रहता है। और लास्ट है एंजाइम। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये बिना एंजाइम के नहीं होगा। जैसे सेलुलोज का डाइजेशन करना है तो आपको एंजाइम सेलुलोज लगेगा, सेलुलेज लगेगा। फर्मेंटेशन करना है तो फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है एथिल अल्कोहल में। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, दैट इज आल्सो नोन एज एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन हमेशा होता है C6H12O6, ये हुआ जाइमेज, 2C2H5OH प्लस 2CO2। अब यहां पर ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ऑक्सीडेशन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन आल्सो टेक्स प्लेस। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है बट in the absence of oxygen, so it is called as anaerobic oxidation, and this total reaction is called fermentation, means formation of ethyl alcohol with the help of enzyme jaimage into ethyl alcohol and carbon dioxide by glucose molecule। दूसरा लिपिड, जैसे लिपिड है, लिपिड हमेशा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से इसका फॉर्मेशन होता है और इसमें भी एंजाइम लगते हैं। वो एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। माल्ट शुगर है, द एंजाइम इज माल्टेज। मिल्क शुगर है, द एंजाइम इज लैक्टेज। तो दीज आर द प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। You categorize these protein into 4 types: transport protein, receptor protein, attachment protein and enzyme protein। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म होती है इसी एंजाइम के द्वारा। अब हम लेते हैं, ये तो पहला है क्योंकि 3 चीजें बताई गई हैं आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 3 कंपोनेंट्स हैं। प्रोटीन के बारे में ब्रीफ में मैंने बताया आपको। अब दूसरा होता है लिपिड। लिपिड का क्या परसेंट बताया मैंने? 40%। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द कंपोजिशन ऑफ लिपिड और परसेंटेज ऑफ द लिपिड इज 40%। लिपिड इज अटैच्ड विथ फॉस्फेट ग्रुप SZPO4, सो इट इज कॉल्ड एज फास्फोलिपिड। लिपिड जब ग्लूकोज होगा तो उसे आप ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, फास्फोरस से जुड़ा होगा तो उसे आप फास्फोलिपिड कहते हैं। तो ये फास्फोलिपिड होता है। ये लिपिड को बताया मैंने कि बाई लेयर होगा। एक लेयर आपने ऊपर से किया, एक लेयर आपने नीचे से किया, ठीक है। तो ये आपका बाई लेयर होगा और आपको बताया भी गया था पिछले लेक्चर में कि इसकी जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, वो 35 एंगस्ट्रॉम्स होती है, क्योंकि प्रोटीन की 20 अपर एंड 20 लोअर एंड द टोटल विड्थ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज 75, 20 प्लस 35 प्लस 20। तो एक आपका फास्फोलिपिड हुआ और दूसरा होता है स्फिंगोलिपिड, ये सेकेंड कैटेगरी है। और तीसरा है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल दे आर derived lipid in animal, they are cholesterol
उस दिन मैंने छोटा सा करके इसे बताया था, इसको कोलेस्ट्रॉल मैंने लिखा था। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो एनिमल के केस में कहेंगे, लेकिन जब प्लांट के केस में कहेंगे तो इसे आप कहेंगे फाइटोस्टेरॉल। इसे क्या कहेंगे? फाइटोस्टेरॉल कहेंगे। लिपिड मॉलिक्यूल्स ये भी एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक अभी मैंने आपको प्रोटीन में डिस्कस किया कि एम्फीपैथिक जो कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों में इंटीग्रेटेड हो, दोनों में एम्बेडेड हो। और दो भाग हैं, एक हेड का भाग है और एक टेल का भाग है। यह भाग आपका टेल का है, यह भाग आपका हेड का है। तो ये जो पोलर हेड ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक है और टेल पोर्शन जो है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इसके बाद हम लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हमारा थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको में हमने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर किया था, जैसे प्रोटीन है तो इसी में इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने शो किया था पिछले लेक्चर में। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। तो पोजीशन क्या है इसकी? आउटर सरफेस की जो प्रोटीन होती है उसी से either in branched condition or in unbranched condition glycocalyx is present or attached. अच्छा, मैंने पहले बताया कि ये क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड होता है। सैकेराइड को तीन भागों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। योर स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट, योर ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल, दे आर पॉलीसैकेराइड। शुगर, ग्लूकोज, शुगर, गैलेक्टोज, दे आर ओलिगोसैकेराइड। और ये ओलिगोसैकेराइड जो हैं ये फ्रॉम 2 कार्बन टू 6 कार्बन 7 कार्बन तक होते हैं। अब इसको कैसे आप करेंगे? जैसे हमने कहा कि डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड का डिकम्पोज होगा। जैसे हमने आपकी डेली की शुगर को डिकम्पोज किया, चीनी जिसका यूज करते हैं घर में आप, तो वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हुआ इसका मतलब वो आपका केन शुगर है। अगर हमने माल्टोज को किया तो दो मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, दैट इज आल्सो डाइसैकेराइड। और कभी कभी 3-3 मॉलिक्यूल में हो जाता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आप शर्करा लेते हैं, मिल्क शुगर लेते हैं तो मिल्क शुगर जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। तो ये हुआ ओलिगोसैकेराइड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट कवरिंग अराउंड सेल। ये सेल के ऊपर, ये जो ग्लाइकोल है ये सेल के ऊपर एक कवर बनाता है। प्लांट सेल में आप देखते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। इट इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल में जो इंटरेक्शन हो रहा है, अंतक्रिया हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और उसके नोट्स मैंने दे दिए हैं। जैसे हम पढ़ दे रहे हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड साइड चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड। द ओलिगोसैकेराइड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट कवरिंग अराउंड सेल called cell coat or cell calyx or glycocalyx. The covering protects the cell surface and regulates membrane permeability, but its most important function is to mediate all interaction between the different cell
and between cell and their extracellular medium. Glycocalyx helps to recognize other similar cells in tissue formation. It also plays important role in cell adhesion and immune response and blood grouping, cancerous growth, sperm, egg and interaction. इस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आउटर कवरिंग ये प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को, पूरे ऑर्गेनेल को ये प्रोटेक्ट करेगा और यह रिकॉग्नाइज करता है टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज टिश्यू। तो अगर सेल को टिश्यू का फॉर्मेशन करना है तो उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यह सेल, इस सेल के साथ हम टिश्यू बना सकते हैं। तो यह जो है आपका ग्लाइकोकाइलिक्स से रिकॉग्नाइज करता है कि किस दूसरे सेल के साथ हम टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे, बिकॉज टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स आइदर इन प्लांट और इन एनिमल। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या परसेंटेज है, इसका क्या फंक्शन है, क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया। और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अगले लेक्चर में, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर्शन बचा हुआ है, वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स ऑल अबाउट chemical composition of plasma membrane.